नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग सीटेट का 3 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं 1 जनवरी 2022 का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, समकालीन विचारधारा के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ऑप्शन ए में है सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है यद्यपि विकास के लिए एक दिशात्मक होता है। और ऑप्शन डी में कह रहा है सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका हम लोग आंसर कैसे ढूंढेंगे, जैसे कि समकालीन विचारधारा के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होगी। तो इसके लिए क्या कर रहा है, सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु आते आते निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त सभी बच्चे नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी में है बहुआयामी होती है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ये सही हो जाएगा क्योंकि विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। और फिर बाकी आगे का ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत डैश बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो विकास का सिद्धांत क्या बताता है, विकास का सिद्धांत अधोगामी होता है। इसका मतलब ये होता है कि शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अधोगामी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अधोगामी का मतलब होता है कि शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, ये अधोगामी कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विकास की किस दिशा में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कल्पनाशीलता पूछ रहा है। तो कल्पनाशीलता मतलब बच्चे कहाँ पर ज़्यादा कल्पना पर ध्यान देते हैं। तो ये ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था और ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की उम्र होती है 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, इस समय में इस अवस्था में बालक क्या करता है, कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, जिसमें इसका प्रमुख विशेषता होता है बच्चों के विकास में स्थिरता और स्थायित्व आ जाता है। आत्माश्रितता दिखने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, सामूहिक की प्रबलता, मतलब बच्चा समूह में रहने की ज़्यादा चाहता है, समूह में रहने के लिए। और इसमें जिज्ञासा का भी बहुत तेज से विकास होता है, किसी भी चीज़ को जानने के प्रति इसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहता है। और खेल कूद में यह बहुत ज़्यादा भाग लेता है समूह में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तर्क भी करने लगता है और काल्पनिक भय भी इसके मन में जगने लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था ये कहाँ से कहाँ तक है, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। और बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, और उससे पहले अगर जाएंगे तो पूर्व प्रसूति काल होता है 0 से लेकर यानी कि जन्म तक। यहाँ पे होता है 6-9 महीना तक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, तो इसका 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो हम लोग समाजीकरण, जब समाजीकरण में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं कि समाजीकरण की पहली संस्था जो होती है परिवार होती है और दूसरी क्या होती है, आसपास का स्कूल विद्यालय ये होता है। तो यहाँ पे स्कूल विद्यालय मीडिया और धार्मिक संस्थान ये सब क्या होता है, द्वितीयक समाजीकरण का कारक होता है। ठीक है, द्वितीयक संस्था होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ढूंढेंगे जैसे कि परिवार दिया हुआ, तो परिवार नहीं होगा, परिवार क्या होता है, प्राथमिक संस्थाएं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें रहेगा वो ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ एक, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी ए दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा, और हमारा जो बचा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से भी छांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 में। यहाँ क्या कह रहा है, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल क, पेंसिल ख और पेंसिल पेंसिल क जो है पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो यहाँ पे जीन पियाजे के सिद्धांत से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, जीन पहले समझ लेते हैं जीन पियाजे कौन सा सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने 4 अवस्था को बतलाया है। कितना अवस्था को? 4 अवस्था को। पहला अवस्था बतलाया है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होती है? दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक के बाद मूर्त संक्रियात्मक आता है जो 7 से लेकर 11 तक होता है, और अमूर्त होता है 11 से लेकर 15 तक। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि कितना भाग में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है, और ये किससे संबंधित सिद्धांत है? विकास से संबंधित। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि यहाँ पे बच्चा निष्कर्ष निकालता है रुचि कि सबसे बड़ा पेंसिल कौन सा है। मतलब इसमें सकारात्मक अनुमान का उसमें क्या होता है, विकास हो जाता है जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, इससे क्या होता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सकारात्मक अनुमान के अनुसार बच्चा क्या करता है, मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को व्यवस्थित करने लगता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, लंबाई वजन के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आदि सीख लेता है। यहाँ पे तार्किक रूप से भी अलग अलग लंबाई के छड़ी या पेंसिल को क्रम में सजाता है। ठीक है, ये सब बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करना शुरू कर देता है। तो हम बताए हैं 4 अवस्था होती है। पहली है संवेदी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इन सब चीज़ के बारे में नहीं जानता है। बच्चा जीववाद के बारे में नहीं जानता है, सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, बच्चा लंबाई चौड़ाई में अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन क्या जैसे ही मूर्त संक्रियात्मक में आता है तो बच्चा इन सब चीज़ के बारे में सीख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? सकारात्मक अनुमान। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है। तो अभी तुरंत जीन पियाजे के बारे में समझे हैं। तो जीन पियाजे का क्या कह रहा है, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य हो जाता है। ऑप्शन ए में है प्रतिवर्तन, ऑप्शन बी में है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी में है अमूर्त चिंतन और ऑप्शन डी में है प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहाँ अमूर्त गलत हो जाएगा क्योंकि यह चौथी अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मूर्त के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, मूर्त के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी तो पहले कट जाएगा, इसका कोई बात ही नहीं है। दूसरा परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, ये भी नहीं होगा, परिकल्पना यहाँ पे नहीं करता है बच्चा। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, प्रतिवर्तन करता है। जीन पियाजे के अनुसार क्या करता है, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक प्रतिवर्तन कर पाने योग्य हो जाता है। इस अवस्था को 7 से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र में बांटा गया है, जिसमें माना जाता है कि इस अवस्था में बालक वस्तु को देखकर छोटा बड़ा बता देता है, लेकिन शाब्दिक रूप से कोई समस्या दी जाए तो वह नहीं बता पाता है। यानी कि किसी चीज़ को शब्द के रूप में अगर उसको बनाने के लिए दे तो नहीं बता पाता है, लेकिन बड़ा और छोटा में अंतर करने लगता है। इस अवस्था में पलटावी का भी गुण प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य, अगर बच्चा को 9 गुना 3 दिया जाता है, यानी कि 3 गुना 3 अगर 9 होता है और 9 भागा 3 दे देंगे तो वो बना देता है। लेकिन यही चीज़ को मूर्त मूर्त संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वह नहीं कर पाता है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक में करने लगता है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रतिवर्तन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसका भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है पारंपरिक चरण, ऑप्शन बी में है अपारंपरिक चरण, ऑप्शन सी में है उत्तर पारंपरिक चरण और ऑप्शन डी में है पूर्व पारंपरिक चरण। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कोहलबर्ग जो कि है, ये इन्होंने 3 चरणों में बांटा है। तो पहला क्या होता है, पूर्व पारंपरिक चरण, और दूसरा होता है पारंपरिक चरण, और तीसरा होता है उत्तर पारंपरिक चरण या अपारंपरिक चरण। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये तीनों तो शामिल है, और शामिल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी नंबर हमारा शामिल नहीं है। सॉरी, 3 नहीं, ये 2 नंबर शामिल नहीं है, अपारंपरिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपारंपरिक शामिल नहीं होगा। पहला होता है पूर्व पारंपरिक, और दूसरा होता है पारंपरिक, और तीसरा होता है उत्तर पारंपरिक। ठीक है, और अपारंपरिक इसमें नहीं होता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसको भी बांटा है कोहलबर्ग 3 भागों में, जिसमें पहला को 4 से लेकर 10 तक रखा है, दूसरा को 10 से 13 तक, और तीसरा को 13 से 18 तक। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, मतलब बचना चाहिए, जो कि नहीं करना है। तो चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ऑप्शन बी में कह रहा है विद्यार्थियों को अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। ऑप्शन सी में कह रहा है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, और ऑप्शन डी में कह रहा है आवश्यकता के अनुसार पाढ़ का प्रयोग। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है पाढ़। तो पाढ़ क्या होता है, जब कोई वयस्क या कोई बड़ा किसी को टेम्पोररी हेल्प देता है थोड़े समय के लिए, या दिशा निर्देश देता है, किसी चीज़ को बताता है, तो उसको पाढ़ कहते हैं। जब कोई बड़ा आदमी उसको बताता है किसी बच्चे को, ठीक है, तो ये पाढ़ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको ढूंढना है वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर प्रतिक्रिया करना चाहती है, किसके प्रयोग से वो बचना चाहती है। तो यहाँ पे उसको किसके प्रयोग से बचना चाहिए, यहाँ पे बचना चाहिए उसको अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, ये उसको नहीं करना है, उससे उसको बचना चाहिए। बाकी संदर्भित सामाजिक संदर्भ में उसको अधिगम की अभिकल्पना करना चाहिए। वाइगोत्स्की जो कि है समाज से संबंधित सिद्धांत दिया है। और दूसरा क्या कहता है, विद्यार्थियों को अधिगम प्रयासों को गहन अवलोकन करना है, ये भी सही है। और आवश्यकता के अनुसार पाठ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका ऑप्शन 8 का सी सही। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वाइगोत्स्की से ही है। लेव वाइगोत्स्की के ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से कैसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का देखते हैं। तो यहाँ कहता है सहकर्मी योग्यता, दूसरा कहता है सांस्कृतिक उपदेशों का अहस्तक्षेप। देखिए जहाँ पे भी नेगेटिव टाइप का वर्ड आएगा तो वो ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, हमको काट देना है, अहस्तक्षेप नेगेटिव है, रटना नहीं है। ये एनसीएफ 2005 में कहता है बच्चों को रटाना नहीं है, सॉरी आरटीई 2009 में। और उसके बाद क्या है 9 नंबर में गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, ये भी गैर संदर्भित पाठ्यक्रम का तो उपयोग करना ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सहकर्मी योग्यता। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर में क्या कर रहा है, किस प्रतिक्रिया पर प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका को क्या विश्वास होना चाहिए, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या विश्वास होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में कह रहा है कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे। देखिए बच्चा को कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रख के हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो बच्चा को कभी कठोर नियम में नहीं रखेंगे, तो ये ऑप्शन मेरा नेगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। ऐसा नहीं है कि से केवल कक्षा में होता है, बच्चा समाज से भी बहुत कुछ सीखता है, परिवार से भी सीखता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है,
कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा घर में जो सीखता है वो घर से बहुत कुछ सीख के आता है, जैसे भाषा होता है, व्यवहार होता है, ठीक है। ये सब चीज़ बच्चा घर से सीख के आता है, विविध प्रकार का समृद्ध अनुभव लेके आता है। और तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी में क्या करा है, केवल ड्रिल। तो देखिए जहाँ पे भी केवल शब्द आएगा तो वो केवल निगेटिव वर्ड होता है, तो इसको भी हम लोग काट देंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा है, किसी विचारक ने किस विचारक ने यह बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्रता बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। देखिए बुद्धि से संबंधित सिद्धांत जो कौन दिया है, हार्वर्ड गार्डनर दिया है, ठीक है। कोहलबर्ग नैतिकता संबंधी सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की जो है कि सामाजिक संदर्भ में सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया है, हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। यह एकल बुद्धि सिद्धांत को नकारा है और इन्होंने 9 तरह को बुद्धि के बताया है, 9 तरह का बुद्धि होता है, ठीक है। जो किस प्रकार से होता है तो उसको भी समझ लेते हैं। पहला होता है भाषाई बुद्धि, जिसमें भाषा का अत्यधिक विकास हो जाता है, ऑप्शन बी। और दूसरा होता है तर्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है। तीसरा होता है स्थानिक बुद्धि, जिसको बच्चा आसपास के चीज से संबंध को स्थापित करता है। चौथा होता है शारीरिक गतिक बुद्धि। पांचवा होता है शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसमें ज़्यादा विकास होता है, वो नर्तक बनता है, ठीक है। उसके बाद संगीतक बुद्धि में जिसका विकास ज़्यादा होता है उसको गायक बनता है, पांचवा। छठा होता है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। सातवां होता है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। और आठवां होता है प्रतिकृतिवादी बुद्धि या नैसर्गिक बुद्धि। इसमें क्या होता है कि वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, ठीक है। और नौवां होता है अस्तित्ववादी बुद्धि। और अस्तित्ववादी बुद्धि में हम लोग संत महात्मा सबको रख सकते हैं, क्योंकि वह हर चीज़ में प्रश्न को करता है कि ये क्यों होता है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो ये 9 प्रकार का बुद्धि दिया हुआ है कौन, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यहाँ पे देखिए जेंडर रूढ़िवादिता को यह क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता को यह क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक शिक्षक 1 महीने के अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि एक शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रतिक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। क्या कहेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है, एक होता है योगात्मक, एक होता है रचनात्मक। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जो साल के अंत में जब मूल्यांकन किया जाता है तो वो होता है योगात्मक। और रचनात्मक क्या होता है, जो कक्षा कक्ष के दरम्यान किया जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या कर रहा है, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को जब भी बहुभाषिकता आएगा तो हम लोग को ध्यान में इस बात को रखना है, बहुभाषिकता क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है, जो कि हमेशा उसको क्या करना है, एक संसाधन के रूप में मानना है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना है, नहीं, निरुत्साहित नहीं करना है, तो ये ऑप्शन नेगेटिव है, ये कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही भाषा प्रमुख को ही स्वीकार करना चाहिए, नहीं, जो बच्चा को जो भाषा आता है हमको उसका ही सम्मान करना है, ठीक है। और ऑप्शन सी में क्या कहता है, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। विविधता का बात कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा का इस्तेमाल की अनुमति देना चाहिए, ये बिल्कुल सही कह रहा है। बच्चा को भाषा के पसंद के अनुसार उसको इस्तेमाल की अनुमति देना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी लागू हुआ है
उसके अनुसार क्या कह रहा है, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा कह रहा है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। और 4 नंबर में कह रहा है अन्वेषक निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या नहीं होना चाहिए, उसको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, केवल जहाँ पे आएगा वो निगेटिव वर्ड है। पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं, विषय वस्तु पर नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो विषय वस्तु एक कट गया, तो यहाँ पर एक निगेटिव ऑप्शन है, तो एक वाला ऑप्शन ऑप्शन बी खत्म, एक वाला ऑप्शन ऑप्शन ए खत्म, और बचा ये दोनों सी और डी। और फिर अगला पढ़ेंगे हम लोग, जब एक वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा इसका, सॉरी यहाँ पे सेम ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 4, और यहाँ भी क्या है 2 3 4, तो इसका ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये दोनों सही हो सकता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे किस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। फिर 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर में कह रहा है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चे से प्रश्न पूछती है। ठीक है, शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य क्या है, जब शिक्षिका अपने जिस बच्चे को वो पसंद करती है सिर्फ उसी से प्रश्न पूछती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु न्यायोचित है, ये नहीं है, गलत है ये बात। यह दर्शाता है कि शिक्षक में अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि वो हम कौशल का बात नहीं कर रहा है, वो प्रश्न पूछने का बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, विद्यार्थी को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। जब एक टीचर सिर्फ अच्छे विद्यार्थी से ही प्रश्न पूछता है, बाकी विद्यार्थी को छोड़ देता है, तो बाकी विद्यार्थी को उसको उपलब्ध यानी कि अवसर, समान अवसर नहीं मिल पाता है, उसको वंचित रखा जाता है। तो ऑप्शन 16 का सी सही हो जाएगा, जो कि निगेटिव है। ठीक है, वंचित नहीं रखना है, सबको समान अवसर में देना है प्रश्न पूछने के लिए। उसके बाद 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर में कह रहा है गुणज वैकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। गुणज वैकल्प का मतलब हुआ, बच्चा क्या होता है, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, यानी कि वह जोड़ घटा गुणा भाग सही से नहीं कर पा रहा है, तो हमको क्या कराना है, उसके लिए कैलकुलेटर उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन ए में क्या है, कार्य पूरा करने के लिए सख्त, सख्त जब भी आएगा या समस्या समय बाध्यताएं निश्चित करना, ये निगेटिव वर्ड हो जाता है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रायोजकता उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 17 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 18 नंबर। 18 में क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी, एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सा सामग्री लाभदायक नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दृष्टि बाधिता मतलब विद्यार्थी को दिखाई नहीं दे रहा है। स्पर्शी गलोब, विद्यार्थी को स्पर्शी गलोब दे रहे हैं, मतलब वो गलोब को स्पर्श करके उसको समझ सकता है, तो ये उसके लिए लाभदायक है। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, अब देखिए एक तो वह दृष्टि बाधित है, उस पर आप पुस्तक की जगह छोटा अक्षर दे रहे हैं, तो वो कैसे देखेगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत हो जाएगा, और यही लाभदायक नहीं है, यही पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ सी में क्या कहा है, दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भी देख पा रहा है उसको पढ़ने का सॉफ्टवेयर है। और तीसरा है, चौथा है ब्रेल लिपि, तो ये ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित के लिए है ही, तो बाकी ऑप्शन सही है। सिर्फ कौन सा ऑप्शन गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, और हमसे निगेटिव ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है 19 नंबर। 19 नंबर में कहा क्या कर रहा है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, और तर्क आर में कह रहा है प्रस्तुतिकरण को विविध विकल्प विभिन्न विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरत को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते हुए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 19 का, इसका देखिए पहले कथन पढ़ेंगे फिर तर्क पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी है। तो भाषा के शिक्षण के दौरान क्या करती है एक अध्यापिका, जो लिखती है उसके साथ साथ पढ़ा बोलती भी है। ठीक है, श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध कराती है।
और उसके लिए क्या कर रहा है, तर्क देता है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प, यानी कि प्रस्तुत करने के लिए दृश्य विकल्प, श्रवण विकल्प, ये सब उसको मुहैया करा रही है। तो विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को वह क्या कर रही है, पूरा कर पा रही है। तो कथन ए का तर्क आर सही है, तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन सही ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। सृजनात्मक बालक यानी कि बालक कैसा है, सृजनात्मक है, मतलब वह बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपसारी चिंतन करता है, ये बिल्कुल सही है। अभिसारी चिंतन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये निगेटिव, ये गलत हो गया। तो जैसे ही हमको गलत मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। तो ऑप्शन 2 खत्म। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में 2 है, ये खत्म हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 है, ये खत्म हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन सी। तो हम क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़े बिना भी हम आंसर लगा सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन में क्या गलत है उसको अगर हम पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 21 में चलते हैं। क्वेश्चन 21 में क्या कह रहा है, कथन कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग प्रकार से प्रयोग करना चाहिए विधि का, जिससे मूल्यांकन कर सकें, केवल एक विधि का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद क्या कर रहा है, कारण इसका, कक्षा में बच्चों की सफलता को केवल पेपर पेंसिल द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये बात भी सही है, केवल पेपर पेंसिल द्वारा ही निर्धारित नहीं कर सकते हैं, उसको अलग अलग प्रकार से भी हम लोग जांच सकते हैं। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। तो 21 का हमारा क्या सही हो जाएगा, 21 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका को विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारण को कहती है। इस अध्यापिका द्वारा किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर पहले उदाहरण दे रही है, पहले उदाहरण बाद में क्या दे रही है, नियम, तो ये होता है आगमन विधि। ठीक है, और अगर पहले शिक्षक क्या करता है, नियम दे देता है, पहले नियम देता है बाद में उदाहरण देता है, यानी बाद में एग्जाम्पल देता है, तो ये हमारा हो जाएगा निगमन विधि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निगमन विधि। तो यहाँ पे दो विधि का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करती है, उदाहरण देती है। ठीक है, बाद में उसको क्या करती है, नियम देती है। तो पहले उदाहरण दे रही है तो वो हो जाएगा आगमन विधि, यहाँ से ऊ से उदाहरण, अ से आगमन। ठीक है, और निगमन में न से नियम, न से निगमन, याद रखेंगे, न से नियम, न से निगमन, अ से उदाहरण, ऊ से उदाहरण और अ से आगमन। तो यहाँ पे पहले उदाहरण दे रही है इसलिए पहले आगमन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, कक्षा नियम में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहायता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए देखते हैं। स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण नहीं, विद्यार्थी के लिए कठोर नियम का निर्धारण करना ही नहीं है, ये निगेटिव वर्ड है, ऐसा करना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक को बार बार शिकायत करना नहीं, बार बार शिकायत नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, मानदंड का पालन ना करने पर विद्यार्थियों की भर्तियासना, ये भी नहीं करना है। ठीक है, और ऑप्शन डी में क्या करा है, मानदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद के माध्यम से बच्चा सीखता है, घर में सीखता है, कक्षा कक्ष में सीखता है, यानी कि बच्चा तीनों जगह से सीखता है, तो इसलिए ऑप्शन 24 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो प्रभावशाली नहीं है वो बात पूछ रहा है। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों में चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है, सही है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार एवं मंथन, विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है।
और समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्र को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी है हर समस्या के लिए एक ही जैसा पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रतिक्रिया को इस्तेमाल पर बल देना, तो ये नहीं है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही हमारा सही है क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, ऑप्शन ए में है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, नहीं, अधिगम प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाए, नहीं, एनसीएफ 2009 क्या कहता है कि विद्यार्थी को रटाना नहीं है, रटने से मुक्त करना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, ये गलत है क्योंकि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन डी में क्या कर रहा है, कक्ष में बच्चों को पिछले अनुभवों का उपयोग कर नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। बच्चा जो भी चीज़ पहले से सीख के आता है घर से, उसी में उसको नया ज्ञान को जोड़ के उसको क्या करना है, सिखाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम के अवरोधक है, मतलब उसको प्रभावित करता है। त्रुटि अधिगम की एक प्रक्रिया, एक हिस्सा है, ये सही है। कैसे सही है, जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक बच्चा सीखेगा नहीं, इसलिए यह अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि रटना एक लज्जात्मक कार्य है। देखिए क्या करा, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जात्मक कार्य है, नहीं, यह क्या है, एक हिस्सा है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अवरोधक है, मतलब गलत है, वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब क्या, बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब हुआ एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। दूसरा है 28 का, नगद इनाम पाने हेतु रेयान परियोजना में के लिए विभिन्न स्रोतों का खोज करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का। उसके बाद 29 में चलते हैं। कोविड-19, देखिए इसी बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 में कोरोना आया था और कोरोना को ही कोविड महामारी के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर रहा है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थी के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, यह किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रतियोगिता और संज्ञान, ऑप्शन बी में है संज्ञान और संवेग, ऑप्शन सी में है अनुवांशिकता और निष्पादन, और ऑप्शन डी में है अनुवांशिकता और वातावरण। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर, संज्ञान और संवेग। ठीक है, संज्ञान और संवेग। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता अगर वह मुख्यतः डैश होता। ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी है सहपाठी द्वारा निर्देशित, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, और ऑप्शन डी है स्व केंद्रित। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली कब होगा, जब बच्चा स्वयं पाठ्यचर्या का निर्माण करेगा कि वह क्या पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट कीजिए अगला सेट के लिए। धन्यवाद।